पहली बार आपके दिमाग में कभी आइडिया है कि दिस इज द पार्टी दैट आई वांट टू जॉइन? भाजपा का जितने भी बड़े लोग हैं उनका कृपा पड़ा है। आप आपकी सरकार के काम को कैसे रेट करते हैं? 10 में से आप क्या देंगे? 10 में से। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है, काफी डिस्कस होता रहता है, स्पेशली आपका ट्विटर प्रोफाइल। ये ट्विटर हैंडल चलाता कौन है आपका? एज पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी आपका क्या मत है जो सारे इश्यूज उठाए गए हैं, चाहे वो फ्लैग हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो? हम लोग बड़े लोग नहीं है, हम लोग छोटे लोग हैं। ऐसे भी आप जैसे मैं हैंडसम नहीं हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हैंडसम की बात लेके आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको यहाँ मल्टीपल टैक्सेशन कहा जाता है, या लेवी कहा जाता है, या फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म उसे एक्सटॉर्शन भी कहा जाता है। और लोग अब इतने परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि वन टैक्स वन गवर्नमेंट, मतलब जो आपके अंडरग्राउंड है वही डिसाइड कर लें कि कोई एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए, हम वो देने को तैयार हैं। गाड़ी वाला से भी लो, ईटा वाला से भी लो, बालू वाला से भी लो, घर बनाने वालों में से भी लो, लेते लेते कैसा होगा? लोग बात कर रहे थे कि क्या पता अगर पार्टी 60 पे लड़ती तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस प्रेशर को? आपकी तो स्पॉन्सर करने को भी तैयार है। कुछ चीजों में हमारे ख्याल से मतभेद है अभी भी। जो फ्रंटियर नागालैंड के 6 जिले हैं, जो मोहन वाला पूरा ईस्ट का पट्टा है, वहाँ एक मांग है पृथक राज्य की, एक अलग राज्य की। उससे बड़ा आश्वासन मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये तो बीजेपी के ही प्रेसिडेंट हैं और ये तो बीजेपी खाते हैं। तो इस तरह की जो टारगेटिंग होती है कलररी चॉइसेस को लेके, कल्चर को लेके, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि इस तर्क में कितना दम है कि देयर इज दिस थ्रेट टू क्रिश्चियनिटी फ्रॉम बीजेपी और फॉर दैट मैटर एनी पार्टी? सर आप पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर हर कोई बनना चाहे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आपका चुनाव नेक टू नेक है या फंसा हुआ है, क्या आप इस बारे में मानते हैं? शादी करने वालों का मैंने देखा है, हाल थोड़ा तकलीफ है, बुरा भी नहीं बोले। आपका शादी हो गया? आपका दिमाग ठंडा कैसे रहता है सर? मोदी जी ने बोला है दिमाग ठंडा करके रखो। अच्छा, और उससे जब नहीं बोला था उससे पहले? नहीं। टेमजेन इम्ना अलोंग, इससे ज्यादा लंबा इंट्रो अगर मुझे देना पड़ा जमघट की इस पेशकश का, इस एपिसोड का, तो आपका इंटरनेट एज में जीना व्यर्थ है। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं कैरी कर पाए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाए, उनके लिए हम बता देते हैं। आप नागालैंड बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, रियो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अपने कैंपेन ट्रेल के बीच में हमें वक्त दे रहे हैं, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद आने के लिए। सर ये तो हमारा ड्यूटी है। सर हम पहली चीज जानना चाहते हैं आपकी पॉलिटिक्स को लेकर के और आपके कैंपेन को लेकर। जनरली आप क्वेश्चंस एंटरटेन कर ही रहे हैं। हम आपके बचपन के बारे में थोड़ी चीजें जानना चाहते हैं कि घर पे कैसा माहौल था और कैसे एक बच्चा जो मोकोकचुंग में पैदा हुआ, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ नागालैंड कहलाता है, लेकिन जिस इलाके में हम हैं वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, वहां से उठते उठते नागालैंड बीजेपी प्रेसिडेंट का जो सफर है उसको थोड़ा सा आप अगर एक ब्रीफ रिकैप दे सकें। नहीं, मोकोकचुंग में पैदा हुआ ये तो सत्य बात है। और आप जिस स्थान में यहाँ आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ मेरे पिताजी अभी स्वर्गवास हो गया। उनका एक छोटा सा घर था, लकड़ से बनाया हुआ। और मेरे माताश्री तो आप जानते ही हैं, आप मिला होगा, एक अच्छा साधारण सा एक अच्छा जिस माँ होना चाहिए उसी तरह। हम लोग बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, छोटे परिवार से हैं, छोटे गांव से हैं। और हम लोग बहुत मेहनत करके बड़ा हुआ है। बचपन से एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि किसी चीज को करने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, और किसी चीज को करने के लिए तुरंत उसका उत्तर नहीं होता है, तुरंत उसका समाधान नहीं होता है। उन चीजों को मेहनत करके जाना पड़ेगा, और मेहनत करके बड़ा है। भगवान का कृपा रहा है, भाजपा का जितने भी बड़े लोग हैं उनका कृपा पड़ा है, और उस तरह हम भाजपा का अध्यक्ष बना। और बीजेपी से जुड़ने की शुरुआत कैसे होती है सर, वो क्या स्टोरी है? मतलब पहली बार आपके दिमाग में कभी आइडिया है कि दिस इज द पार्टी दैट आई वांट टू जॉइन? बचपन से अटल जी को बहुत चाहता था। अटल जी का जो स्टेटमेंट देने का, अटल जी का बोलने का तरीका, अटल जी पार्लियामेंट में किस तरह, अब देखिए ना, वो जो विपक्ष के लोग भी उनको प्यार करते हैं। उस समय में कांग्रेस बहुत बड़ा दल होता था, और जिस तरह वो कांग्रेस के साथ
पार्लियामेंट में डील करता था वो एक बहुत ही नायाब होते थे। तो एक स्टूडेंट ऑफ हम बोलेंगे कि पॉलिटिक्स जो है, तो उन चीजों को देख के उस समय में टेलीविजन होता था, वेस्टर्न टेलीविजन का सिर्फ आरटी चैनल होता था, तो उनको देखते हुए बड़ा है। और जिस पार्टी में वो था उस पार्टी में हम ज्वाइन किया। मुंबई में रहे हैं सर आप? हाँ, वड़ा पाव खाते हुए रहा। क्योंकि मुझे ये बताया गया कि आप हिंदी तो बोल लेते हैं, उसको बहुत डिस्कस किया जाता है, आप थोड़ी बहुत मराठी भी बोल लेते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और बोल लेते हैं। मतलब जो बेसिक फ्रेजेस हैं आप मतलब वो पकड़ते हैं। कितना टाइम थे सर? 12-13 साल था होगा। अच्छा, मतलब आप वहाँ काम कर रहे थे या हाँ, पुणे और मुंबई में था। ठीक सर, अब हम जो एक पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लिया है आपकी और एनडीपीपी का जो गठबंधन की सरकार है उसने, पहला प्रश्न मेरा यही है कि आप आपकी सरकार के काम को कैसे रेट करते हैं? 10 में से आप क्या देंगे? 10 में से 5.5 तो मिलना चाहिए। अच्छा, 10 में से 5.5 तो मिलना चाहिए। सर ये सुन के ये क्लिप कटेगी और लोग बोलेंगे कि इतना सेफ क्यों खेला मंत्री जी ने, बीजेपी प्रेसिडेंट ने? नहीं, उसके बाद ये है, पेंडेमिक के द्वारा 2 साल से अधिक इस पेंडेमिक ने हम सबों को बहुत बोझ दिया। उस समय में बहुत काम नहीं कर पाया, मगर पेंडेमिक के सिलसिले अगर आप रेटिंग देगा तो भाजपा का सरकार मोदी जी को रेटिंग देगा तो 10 में से 10 मिलना चाहिए। लोगों को आश्वासन दिया, आश्वासन के अनुसार हम लोगों ने जो भी मोदी जी ने वादा किया वो कर दिखाया। विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ने किस तरह काम किया आप जानते हैं सर। मतलब अगर ये आपके कॉन्फिडेंस का लेवल है तो हमें जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेघालय की तरह भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में भी सारी सीटों पे लड़ेगी। काफी सारे लोगों ने बाकी पार्टी से स्विच करके पार्टी भी ज्वाइन की। वो लोग होपफुल थे कि शायद अब 60 सीट कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी स्टेट्स में भी ये हुआ है। महाराष्ट्र में भी जहां जूनियर पार्टनर थी पार्टी ने एक अपनी जमीन खोजी, हरियाणा में हुआ है, बिहार में हुआ है। तो नागालैंड को लेके भी इस तरह की बातें थी। सीट शेयरिंग अलायंस इस साल जनवरी में फॉर्मली अनाउंस हुआ, लेकिन एक ये चार्टर है कि ये लास्ट ईयर डिसाइड हो गया था 40-20 का फॉर्मूला। तो ये इसके पीछे की कहानी क्या है सर? सिंस आपने बताया कि आप गवर्नमेंट के काम को ठीक ठाक रेट करते हैं एंड द पार्टी इज कॉन्फिडेंट कि आपका काम ठीक रहा है और काडर ये चाहता भी था कि आप लोग ज्यादा सीटों पे लड़ें। देखो, एक बात है, चाहना एक बात है जी। काडर, बीजेपी आज नागालैंड में छोटा पार्टी नहीं रहा। चाहे हम लोग बीजेपी को छोटा पार्टनर माने आप एनडीपीपी के साथ जी, क्योंकि 40-20 का गठबंधन हुआ है, मगर बीजेपी को आप छोटा पार्टी नहीं मान सकते नागालैंड में। आज बीजेपी हर एक बूथ में बीजेपी है, भाजपा है। मोदी जी का हर एक काम जो किया उन्होंने, उनका स्कीम, उनका उपलब्धि, हर एक गांव में आखिरी व्यक्ति जो गरीब है उनका कल्याण हो रहा है। तो 40-20 का गठबंधन जो हुआ है ये हमारी नागालैंड की बीजेपी के हित में सेंट्रल लीडर्स ने डिसाइड किया है। और राष्ट्रीय हित सबसे बड़ा बात होता है, उसके बाद पार्टी आते हैं और हम लोग आते हैं। तो नड्डा जी ने जो भी डिसाइड किया, अमित शाह जी ने जो भी डिसाइड किया, वो बीजेपी के हित के लिए है। हाँ, बहुत लोग टिकट मांगा है, मगर ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अपने जो भी वादाएं है वो नहीं तोड़ेगा हमारे सेंट्रल लीडर्स। और वादा कर चुका था कि 40-20 होगा फ्री पोल, और आप जानते हैं बीजेपी कभी पीछे नहीं हटते। फेयर इनफ सर। सर, हम अलायंस की बात चल रही तो हम ये भी जान रहे हैं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना सितंबर 2021 में। अब जो लोग नागालैंड से बाहर के हैं उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाए कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो ये बनी है, इसके पीछे भूमिका किसकी थी? ये केंद्र का सुझाव था या फिर जो यहाँ पे जो पार्टीज थी, बीजेपी, एनडीपीपी, एनपीएफ, इन लोगों ने डिसाइड किया था, या फिर यहाँ जो दूसरे स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी कोई भूमिका थी? आप इसको थोड़ा इस पर थोड़ी बात करना चाहेंगे कि ये जो ऑल पार्टी गवर्नमेंट का जो स्वरूप आया, इसके पीछे की मतलब क्या बनावट थी, किन कारणों के तहत? नागा समूह का जो भी पॉलिटिकल इशू है, जो भारत सरकार के साथ
बातचीत चल रहा है अभी, सीज फायर करके जो भी आगे बढ़ के चल रहा है, उस चीज को और मजबूत करने के लिए उन भारत सरकार के साथ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो इस पीस टॉक्स में चल रहा है, उसको मदद करने के लिए रियो साहब की अगुवाई में एनडीपीपी, बीजेपी और एनपीएफ को भी शामिल किया और यूडीए बनाया ताकि पॉलिटिकली कोई खिंचातान ना हो। ये इस हिसाब से नागालैंड में बनाया गया ताकि पीस टॉक्स का सॉल्यूशन में हम लोग फैसिलिटेटर बने, एक दूसरों के साथ खिंचातान ना हो। सर, डिप्टी सीएम वाई पैटर्न का हम एक स्टेटमेंट देख रहे थे कि अलायंस इज कॉन्फिडेंट कि वो जीतने वाला है और हमको किसी पोस्ट पोल अलायंस की हमको जरूरत लगती नहीं है। क्या पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर कोई पार्टी जुड़ना चाहती है, जैसे अभी एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट तो चल रही थी, तो क्या बीजेपी ओपन रहेगी? नहीं, देखो, मैं सिर्फ नागालैंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यस। देखने में मोटा है मगर छोटा सा अध्यक्ष हूँ। पोस्ट पोल होना नहीं होना वो हमारे सेंट्रल लीडर्स डिसाइड करते हैं। नड्डा जी डिसाइड करेंगे, संतोष जी डिसाइड करेंगे, जो भी वो लोग करेंगे उसमें हम चलेंगे। सर, पिछले इलेक्शन में जब अच्छी जीत मिली थी आपके अलायंस को और पूरे 5 साल सरकार भी चली, तब राम माधव ने कॉल दिया था इलेक्शन फॉर सोल्यूशन, और वो नागा पीस अकॉर्ड की ही बात हो रही थी कि जो शांति समझौते पर बातचीत चल रही है, इतने लंबे समय से इंसर्जेंसी चल रही है, उसको एक अंतिम विराम लगे। उसके हम देखते हैं कि 2015 में फ्रेमवर्क साइन होता है, 2017 में आपका एक अग्रीड पोजीशन पे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी कहीं पर जाकर के ऐसी लगता है कि रुक गई है। एज पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी, आपका क्या मत है जो सारे इश्यूज उठाए गए हैं, चाहे वो फ्लैग हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो? हमने अपने बातों को बहुत क्लियरली रखा है। हम संविधान के अनुसार चलेंगे, मगर जो राम माधव जी ने संगठन महामंत्री पूर्व जो थे, उन्होंने अच्छे बात ही बोला था कि पिछले बार चुनाव के समय में बहुत सारी बातें निकल गया था, तो बोला कि चुनाव के बाद सॉल्यूशन के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन के लिए भाजपा ने हमेशा काम किया है। भाजपा मतलब हमारी सेंट्रल लीडर्स ने काम किया, मोदी जी की अगुवाई में काम किया, अमित शाह जी, हिमंता बिस्वा जी, हर कोई लगा हुआ है, हमारे डिप्टी सीएम पैटर्न साहब भी लगा हुआ है कि सॉल्यूशन हो जाए। तो हमारे ख्याल से कुछ ना कुछ, देखो, बातचीत ऐसा होता है कि कभी जो 2 साल चलने वाला है वो 2 दिन में खत्म हो जाए, जो दो दिन में होना चाहिए वो 2 साल निकल जाए। तो कुछ चीजों में हमारे ख्याल से मतभेद है, अभी भी मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। तो हमारे ख्याल से भारत सरकार कमिटमेंट है उसका कि सेटलमेंट करना है, सॉल्यूशन करना है, इसलिए तो अभी तक चल रहा है। और जो संगठन लोग इस वार्तालाप में भाग ले रहे हैं, उनका भी कमिटमेंट है नागा लोगों के लिए। सॉल्यूशन उनके लिए थोड़ी सिर्फ है, सबों के लिए, आम नागा लोगों के लिए। तो हम लोग भी साथ देते हैं, वो लोग जो भी ठीक है करिए, हम सबों को उन्नति की दौर में चलना है। सर, हम एक नागालैंड गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में हैं, तो हम एक फीडबैक शेयर करना चाहते हैं जो ग्राउंड से हमको लोगों से बात करके मिला, और फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हमें ये मिला कि पीस टॉक्स यस चल रहे हैं बाकी संगठनों के साथ में, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको यहाँ मल्टीपल टैक्सेशन कहा जाता है, या लेवी कहा जाता है, या फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म उसे एक्सटॉर्शन भी कहा जाता है। और लोग अब इतने परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1 टैक्स 1 गवर्नमेंट, मतलब जो आपके अंडरग्राउंड है वही डिसाइड कर लें कि कोई एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए, हम वो देने को तैयार हैं। आपका क्या मत है? आप इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है पीस टॉक्स में, और गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट भी कर रही है, वो लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैरेलल एक ये ऐसी चीज चल रही है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, उसे लेकर के क्या प्लान है सर? नहीं, देखो, जितना भी संगठन समूह नागा इशू में बातचीत कर रहे हैं, आज 1-2 नहीं रहा, आज 13 से 15 हो गया। अभी अगर वो लोग नागा लोगों को प्यार करते हैं और सचमुच में नागा लोगों के लिए अगर उनका कार्यक्रम है, तो वो लोग इन चीजों को कम करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी, आम जनता, आम नागा आदमी बहुत परेशान है।
गाड़ी वाला से भी लो, ईटा वाला से भी लो, बालू वाला से भी लो, घर बनाने वालों में से भी लो, लेते लेते कैसा होगा? इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, लोकल इन्फ्लेशन, जो चीज 10 रुपए में मिलना चाहिए वो 20 रुपया हो गया। असम में जो चीज मतलब जो रेट है वो यहाँ के ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाँ, और हम लोग रास्ते की बदनाम करते हैं कि रास्ते खराब है, गाड़ी वाला ज्यादा लेते हैं, रास्ते में बीच बीच में वो लोग लेते हैं। सर, क्या इस डेडलॉक को तोड़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि 2018 से जो सरेंडर पॉलिसी एक तरह से नहीं ही है, तो क्या उसे रिवाइव कर देने से क्या चीजें बेहतर होंगी, ताकि जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं, सोसाइटी में रहना चाहते हैं, लीगल सिटीजन्स बन के, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए? वो चीज तो अलग राज्यों में वो सब चलता है। राइट। नागालैंड का प्रॉब्लम कुछ थोड़ा यूनिक है। भारत सरकार ने भी इस चीज को माना है कि ये एक यूनिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वाजपेयी जी ने कहा भी। हाँ, तो उस चीज को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाएगा? सेटलमेंट की मतलब हम सब कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं उसका भागीदार नहीं हूं, मैं बातचीत में मैं नहीं हूं, मगर वो भी एक भाग है ना कि उनको कैसा हम लोग इज्जत से उन लोगों को आराम से उनका रेस्ट ऑफ देयर जिंदगी रिहेबिलिटेशन होना जरूरी है, क्योंकि दे हैव आल्सो स्ट्रगल्ड। तो उन चीजों को लेके हम लोग खुशी से उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उसके द्वारा शांतिपूर्वक हम लोग राज्य को लेके चल सकते हैं। सर, एक ENPA को लेके हम सवाल पूछना चाहते हैं। जो फ्रंटियर नागालैंड के 6 जिले हैं, जो मोहन वाला पूरा ईस्ट का पट्टा है, वहां एक मांग है पृथक राज्य की, एक अलग राज्य की। अभी अमित शाह जी आए भी थे और इस तरह की बातें हुई थी कि उन्होंने इस तरह के मैसेजिंग की है कि पहले इलेक्शंस हो जाएं पीसफुली, उसके बाद में गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान देगी, और एक स्पेशल पैकेज भी आपने मैनिफेस्टो में रखा है। और क्या प्लान है सर ENPO को लेके आपके, जो उनकी डिमांड्स रखी हैं उन्होंने? ENPO लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं कि अमित शाह जी के साथ डायरेक्टली उनका बातचीत हुआ है। भारत की गृह मंत्री उनको आश्वासन दिया है और चुनाव के बाद उनका देखभाल किया जाएंगे। उनका जो भी कारण पिछड़े हुए जातियों में गुजर गया है, उन चीजों को आगे लाने के लिए भारत सरकार साथ देंगे उनका। भारत सरकार के मतलब भाजपा साथ देंगे, उससे बड़ा आश्वासन मैं नहीं दे सकता हूं। और उनको खुशी है, हमको मालूम है उनको खुशी है, क्योंकि जिस तरह अमित शाह जी का टोंगसांग में कार्यक्रम बहुत बढ़िया से हुआ, उसी तरह अच्छा हुआ। में भी तो हमारे ख्याल से ENPO लोग खुश है, और इससे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए? एक चीज देश में किसका आश्वासन? मोदी जी और अमित शाह जी के आश्वासन के ऊपर कोई किसी का नहीं है। सर, मैं देख रहा था कि आप बातचीत के बीच में भी हल्का हल्का मुस्कुराते जा रहे थे, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है, काफी डिस्कस होता रहता है, स्पेशली आपका ट्विटर प्रोफाइल। बहुत सारे लोग, हमारा सोशल मीडिया टीम भी ये जानना चाहता है कि ये ट्विटर हैंडल चलाता कौन है आपका? नहीं, हमारे ट्विटर हैंडल मेरे एक भाई है वो चलाते हैं। हाँ। मगर हर एक चीज में वो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, वो उन सब चीजों से वाकिफ है। तो क्या होता है, किसी पोस्ट को लेना है तो आप किस मिजाज के आदमी हैं, उस हिसाब से ही तो आपका हैंडल चलेगा ना, और उस चीजों को लेके चलेगा। तो जोड़ी अच्छा है, भगवान का कृपा है, आगे बढ़ रहा है। और मुस्कान होना बहुत जरूरी हुआ राजनीति में। एक चीज मुस्कान, और दूसरा जो आपका एक जिस चीज के लिए ज्यादा आपकी चर्चा होती है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। आपको अपना खुद पे भी हंस लेने में ज्यादा एतराज नहीं है, जबकि जनरली पॉलिटिशियंस बड़े नर्वस होते हैं जोक्स को लेके, उनको बुरा लग जाता है। बट आप जानते हैं किस तरह से हंसना भी है, हंसाना भी है उस चीज को लेकर के। इसलिए हमने सवाल पूछा था कि आपका अकाउंट चलाता कौन है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने आपकी टीम है उससे भी हमने बात की है, तो वो यही बता रहे थे कि पूरे टाइम इनका मूड ठीक सा रहता है। हमने कहा कि नहीं, कभी तो ऐसा होता होगा कि कोई डेडलाइन हिट नहीं हुआ या कोई काम नहीं हो पाया, तो नाराज भी होते हैं? नहीं, नाराज इसलिए होते हैं जब लोगों में वो संयमता नहीं है कभी कभार कि वो टूट जाते हैं। देखो, राजनीति हमारे ख्याल से, हम राजनीति गुरु नहीं है मैं, मगर मैं जितना तक समझता हूँ, किस हाल में किस समय आप टूटे, आपका संयम अगर लंबा रहा तो लंबा चलेगा। आप नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तुरंत
कोई आपके ऊपर हंसी कर देते, आपके ऊपर कुछ गलत कर देते तो आप गुस्सा हो जाते, तो वो सफल नहीं होगा। हंसी इसलिए आता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति हम लोगों के खिलाफ गलत काम करते हैं या गलत चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाते हैं कि इसका कल्याण हो गया। सब बात तो वही है ना। और आप खुद बोला है कि राजनीति में किसी और के बारे में टिप्पणी देगा तो बुरा फटाफट मान जाते हैं। हम अपने आप के ऊपर टिप्पणी देते तो किसी को बुरा नहीं है। ऐसे भी आप जैसे मैं हैंडसम नहीं हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हैंडसम की बात लेके आ गए। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी कि फैमिली से बड़ा प्रेशर है, जेरी पे भी है, हम जैसे यंग लड़कों पे है कि अब तुम्हारा काम चालू हो गया है, नाउ यू गेट मैरिड, आप बीजेपी प्रेसिडेंट बन गए हैं। लोग बात कर रहे थे कि क्या पता अगर पार्टी 60 पे लड़ती तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस प्रेशर को? आपकी तो स्पॉन्सर करने को भी तैयार है। नहीं देखो, शादी करने वालों का मैंने देखा है हाल थोड़ा तकलीफ है, बुरा भी नहीं बोले। आपका शादी हो गया? नहीं सर। यहाँ हमारे दोस्त लोग जितने भी शादी किया हुआ है ना, थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, आप नहीं चाहते परेशानी है? इतना परेशानी है ही है, शादी करके अलग किस्म का परेशानी होना तो बहुत मुश्किल काम होगा। ये नहीं बोल रहा कि शादी नहीं करेंगे, देखा जाएंगे। मित्तल साहब कितना तक स्पॉन्सर करते वो देख लेंगे हम लोग। अच्छा, आपकी कभी ऐसी बात हुई है उनसे? मतलब आप ये तो देखता हूँ जो आपका ट्विटर पे एक्सचेंज चलता रहता है, कभी आपकी बात हुई है उनसे? हमारे ख्याल से एक बार फोन में बात हुआ है क्या? और व्हाट डिड ही से, मतलब किस बारे में? आई फॉरगॉट, और मे बी वी जस्ट एक्सचेंज ऑन मैसेंजर और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ। वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बट देखो ना, शादी.com की तरह वो चला पा रहे हैं, हम लोग शादी करने के लिए नहीं चला पाएंगे। मैं वापस अब इसकी दिशा फिर मोड़ना चाहता हूँ, थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें होंगी। हमारा यहाँ तक आने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये था कि जो आम नागा लोग हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको हम फ्लैग करें और उनके ऊपर आपकी सोच को हम चित्रित भी करें। हम यहाँ के पॉलिटिकल कल्चर को लेके भी सर आपसे एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज खूब डिस्कस होती है कि पैसा मधु गबरी, उससे यहाँ का वोटिंग बिहेवियर प्रभावित किया जाता है। आपने अपने एक्सपीरियंस में भी ये चीज होते हुए देखा? इस चीज से आप भी दो चार हो रहे हैं? क्या आप पे प्रेशर है ये सब करने का? नहीं, देखो यहाँ गबरी स्पोक बाय द वे। यस नहीं, चलता है वो, चलता है। तो आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं इस एटीट्यूड? लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए इट्स नॉट वेरी हेल्दी, आई वुड से। इट्स नॉट वेरी हेल्दी, मगर बात ये होता है कि यहाँ के लोगों के साथ एक एजेंडा रहना पड़ेगा, पॉलिटिकल एजेंडा रहना पड़ेगा। बहुत सारे जगहों में पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और वो उनकी सोच विचार को कोई प्रभावित नहीं किया, इसलिए उनका एजेंडा नहीं है। वो सोचते हैं कि अभी चुनाव आया है, अभी खाओ पियो दकार मत मारो, बाद में मिले ना मिले क्या मालूम। ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं और ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं कि इनको जिताएंगे, हम लोग डेवलपमेंट लेंगे, हम लोग सरकार की हर एक नीति में भाग लेंगे, हमारे गांव हमारी कंस्टिट्यूंसी भारत सरकार की नीतियों में भाग लेंगे, नागालैंड की सरकार की नीतियों में भाग लेंगे। तो मगर आजकल अच्छे तरफ बढ़ रहा है सर। एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि स्पेशली जैसे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के बाकी सारे स्टेट्स का एक यूनिक कल्चर है, एक यूनिक ट्रेडिशन है, यूनिक क्यूजीन है। और हमने पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि लगातार चाहे वो मेघालय के बीजेपी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपको लेके हो, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे डिस्कस की जाती है कि देखो ये तो बीजेपी के ही प्रेसिडेंट हैं और ये तो बीफ भी खाते हैं। तो इस तरह की जो टारगेटिंग होती है कलरी चॉइसेस को लेके, कल्चर को लेके, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं ये चैटर चल रहा है कि बीजेपी वाला ये बीफ कैसे खा रहा है? नहीं, देखो बात ये है, बीजेपी वालों को जानवर के साथ गाय भैंस या कोई जानवर के साथ जोड़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। नागालैंड में जो बीजेपी के लोग हैं वो ज्यादातर ईसाई समूह से है। बिल्कुल, हम भी ईसाई हैं, उसी तरह मेघालय में भी है। मगर एक चीज है, आप किसी चीज को मानते आप नहीं खाते, मैं ये कोशिश करना चाहिए कि आपका दिल का ठोस ना हो, ठोस ना पहुंचाए। हम ऐसा करना चाहिए कि हम आपको आपका धर्म का कोई तकलीफ अनादर ना हो। अनादर ना हो।
हम जो खाते हैं पीते वो मेरा है, आप जो खाते हैं पीते आपका है। बहुत सारे लोग हैं गांव में जो पनीर क्या है मालूम नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग मालूम नहीं है कि कोफ्ता क्या होता है मालूम नहीं है। तो किसी को किसी खान पान के साथ जोड़ना वो जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ बात है। तामसी खाना थोड़ा कम होना चाहिए, तब दिमाग ठंडा रहेगा, वो अच्छा होता है। आपका दिमाग ठंडा कैसे रहता है सर? मोदी जी ने बोला है दिमाग ठंडा करके रखो। अच्छा, उससे जब नहीं बोला था उससे पहले? नहीं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज सर, आपने लगातार मेंटेन किया है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एनबीसीसी या बाकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हैं, उन्होंने लगातार एक तरह का पुश बैक मिला है बीजेपी को, चाहे वो जब आपने वाजपेयी साहब का अस्थि विसर्जन करने की कोशिश की हो या पिछले दिनों जब जॉन बाला आए थे उनके टाइम का हो। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और आपने लगातार मेंटेन किया है कि यस यू आर क्रिश्चियंस, जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी तो क्रिश्चियन हूँ। आपके हिसाब से ये पॉलिटिक्स किस तरह प्ले आउट हो रही है, आपको कैसे अफेक्ट कर रही है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाजपा बढ़ेगा और जितना निंदन करेगा इतना ही बढ़ेगा। किसी चीज को आप ज्यादा खिलाफ करेंगे ना, वो बढ़ेगा। और अभी 2003 से भाजपा नागालैंड सरकार के साथ रियो जी के साथ जोड़ के आया हुआ है। आज प्री पोल गठबंधन है, चल के आया है। लोग जानते हैं, आम लोग जानते हैं कि भाजपा में ज्वाइन करके क्या हुआ है, क्या उन्नति किया है, कैसा रहा है। सिर्फ चुनाव के समय में इन सब मुद्दाओं को उठाएंगे तो चुनाव तो 27 को खत्म हो जाएंगे। आप लिख लीजिए, 27 के बाद 1-2 दिन के बाद ये सब ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पे 90% तो वैसे भी पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तर्क में कितना दम है कि देयर इज दिस थ्रेट टू क्रिश्चियनिटी फ्रॉम बीजेपी और फॉर दैट मैटर एनी पार्टी। I think we have to understand BJP. भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतागण है, जो भी लोग हैं, वो भारत का उन्नति के लिए सोचते हैं, भारत के समूह का आगे बढ़ने के लिए वो सोचते हैं। तो वो उस भारत में नागालैंड भी है। जी, आखिरी सवाल सर, आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आपको बाकी सीट्स पे भी प्रचार करने के लिए जाना होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आपको उनको भी होस्ट करना है। हमें जानना चाहते हैं कि जब से हम नागालैंड में हैं तब से ये चीज खूब कही जा रही है कि जनरली इतने बड़े जो लीडर्स होते हैं उनके लिए अपना सीट सेफ होता है, वो बाकी जगह बाकी कैंडिडेट्स का जाके ये करते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि आपका चुनाव नेक टू नेक है या फंसा हुआ है। क्या आप इस बारे में मानते हैं? क्या आप उस चीज को रीड कर रहे हैं ग्राउंड पे कि आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है? मेहनत का बहुत जरूरी है और मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे कहा, यहाँ एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा को परफोरेट करने के लिए समय थोड़ा लगेगा। चाहे हम लोग कितना डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके गया हो, उन चीजों को प्रोपेगेंडा मार रहा है अभी। आपने खुद कहा कि ये हो रहा है, बीजेपी आएगा तो धर्म का ये हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी को खतरा हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जब कांग्रेस आए थे आज से 1970-80 में, बोला कि सब टीका लगाएगा और धोती पहनेगा। 30 साल राज्य में कुछ नहीं हुआ। आज भाजपा आता है तो भाजपा नेशनल एजेंडा लेके आते हैं। भाजपा आता है तो उन्नति के लिए लाते हैं। भाजपा आता है तो बोलते हैं सड़क बनाते हैं चलो। भाजपा आते हैं तो बोलते हैं कि आपको कौन सा डेवलपमेंट चाहिए, आपके गांव को एक मॉडल गांव बनाते हैं चलो, आपके तकलीफों को दूर करते हैं चलो, आपको प्रधानमंत्री किसान कार्ड देते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड देते हैं, आपका बीमारियों को सुलझाते हैं, आपका हर एक तकलीफ को समाधान करने के लिए कोशिश करे। इतना ही भाजपा का एजेंडा है। सर, आप पार्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? देखो भाई साहब, चीफ मिनिस्टर साहब को देखिए कितना तकलीफ है। हम लोग नया लोग हैं, छोटे लोग हैं, मेहनत करते हुए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं आप ना, या तो मुझे फंसाना चाहते हैं आज। अरे सर, क्या बात, आपके घर में मैं बैठा हूँ, आपके सपोर्टर्स खड़े, मैं फंसा लूंगा आपको। अरे वो सुनने वाला सोचेगा ना कि अभी कल परसों आया, अभी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते। चीफ मिनिस्टर हर कोई बनना चाहेंगे, मगर जिस समय कैसा मेहनत करे, लोगों का इच्छा हो तो होना चाहिए। मनी पावर, मजल पावर, कुछ और पावर से नहीं, मेहनत करना चाहिए।
और हमारे लिए, हमारी कंस्टिट्यूंसी के लिए तो मैं चीफ मिनिस्टर जैसा ही हूँ। अच्छा ना, हर एक कंस्टिट्यूंसी में जितना भी एमएलए है वो उनकी कंस्टिट्यूंसी का चीफ मिनिस्टर है, और हम लोग सब जाके रियो साहब को चुनते हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग चलने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने अपने कैंपेन ट्रेल के बीच में, आपके सपोर्टर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने पीस मेंटेन किया, उन्होंने अपने लीडर को यहाँ थोड़ी देर बैठने दिया, वरना काफी प्रेशर है। सर अगली बार जब आपकी और हमारी मुलाकात होगी तो थोड़ा और तसल्ली से बात करेंगे। इस बार क्वेश्चंस हमारे बड़े रश थे, आपको भी जल्दी जाना था। जब अगला जमघट होगा तब आप फिर मिलेंगे इनसे। तब तक के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।